अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जब भी मैं फार्मर्स के पास जाता हूं, तकरीबन ये कोई 6 महीने साल हो गया है, तो मुझे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि एक फ़ार्म को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि पिछले 1 साल से आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हमारे मुल्क के हालात चेंज हुए हैं। उसके साथ साथ फिर डेयरी इंडस्ट्री के हालात चेंज हुए हैं, फीड एडिटिव्स, फीड इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ें आलमोस्ट जो भी इंपोर्टेड आइटम हैं वो सारे दुगनी से भी ज़्यादा कीमत पे चले गए हैं। तो उससे हुआ ये है कि अब दूध का रेट भी बढ़ा है साथ साथ, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, के ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो हर फार्मर ने, हर कम्युनिटी ने कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर अख्तियार किए हैं कि जिन स्टेप्स के ज़रिए उन्होंने अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बनाया है। तो आज मैं एक डेयरी पे आया हूँ, गल्फ़ डेयरी फार्म है, तकरीबन 700-800 एनिमल इनके पास हैं और मिल्क इनका इस वक्त कोई 6000 प्लस लीटर्स में है। तो इनसे आज बात करने का मकसद ये है कि इनसे पूछा जाए कि ये जो फार्मिंग कर रहे हैं, क्या ये फार्मिंग की प्रॉफिटेबल है या नहीं, अगर है तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब काफ़ी सारे फार्मर ये कह रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर ये प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ऐसी क्या बेहतर चीज़ें ये अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे अगर दूसरे फार्मर भी अडॉप्ट करें तो उनको बेनिफिट हो सकता है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ गल्फ़ डेयरी फार्म के मैनेजर डॉक्टर समीनुल्लाह साहब हैं, जिनकी ग्रेजुएशन है और बाद में एमफिल भी है, और अब तकरीबन 2 साल से ये गल्फ़ डेयरी फार्म पे एज अ फार्म मैनेजर और कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो इनसे आज पूछते हैं कि फ़ार्म को किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है इन सारे सिनेरियोज़ में, इन सारे सिचुएशन में। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू फुरकान साहब। फुरकान साहब ने जिस तरह मेरी इंट्रोडक्शन की, मेरा आलमोस्ट कोई 10 साल हो गए डेयरी में मैं काम कर रहा हूँ। तो गल्फ़ डेयरी फार्म को भी मैंने अगस्त 2021 से ज्वाइनिंग की है। तो बहुत दिनों से फुरकान साहब भी ये सोच रहा था कि मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊँ ताकि ख़ासकर इस पे कि फ़ार्म को किस तरह प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इस पे कोई वीडियो में बनाओ। तो क्योंकि हर एक फार्मर हर एक से सुन रहे हैं कि भाई मैं लास्ट में हूँ, मैं लास्ट में हूँ, तो क्यों कुछ थोड़े से ऐसे स्टेप्स बताए जाए उनको कि उससे शायद उसको अल्लाह ताला फ़ायदा दे दे। ठीक है, उससे तो उसमें ये है कि जो आप कहते जिस तरह सोच ले कि एक फार्म की 70% कास्ट जो है वो फीड कास्ट ही होती है, ओवरऑल कास्ट का मिला के 70% फीड कास्ट होती है। तो फीड कास्ट को जब आप मैनेज कर लोगे तो आप जो एक फार्म का बिज़नेस होता है कि आप दूध जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो 1 लीटर आप कितने रुपए पे प्रोड्यूस कर रहे हो, ये एक बुनियादी मैकेनिज़्म होती है फार्म की। ठीक है, तो दूसरा चीज़ ये है कि टारगेट्स अचीवमेंट। ठीक है, तो मैं एक फार्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए 3 चीज़ों में डिवाइड कर लूँगा इसको। एक तो ये है कि अपने फार्म को एग्रीकल्चर बेस कर दो। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपने फार्म को एग्रीकल्चर बेस कर दो। एग्रीकल्चर बेस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो फार्म को मज़ीद बढ़ाने के लिए मतलब मैं कहता हूँ कि आप अपने फार्म को मज़ीद एक्सटेंड ना करो। ठीक है, आपके पास जो पैसे हैं अपने ज़मीन पे लगाओ, क्वालिटी फॉरेजेस उगाओ। क्वालिटी फॉरेजेस में क्या आता है, अल्फ़ा है आती हैं या अल्फ़ा हेलेज आप बनाओ अपनी। तो जिस तरह इस पे मैं देख रहा था कि 1 केजी जो मुझे अल्फ़ा हेलेज पड़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लगा जाए वो 10 रुपये पड़ रही थी मुझे, और मैं 7 केजी यूज़ कर रहा था, वो आलमोस्ट 1.5 to 1.8 केजी सोयाबीन को रिड्यूस कर रहा था, और इफेक्ट भी उसी तरह मुझे मिल रहा था, प्रोटीन सेम के। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप क्वालिटी फॉरेजेस पे जाओ, प्रोटीन अप टू द लिमिट दे दो जानवरों को, क्योंकि हम प्रोटीन तुन के दे रहे होते। ठीक है, तो प्रोटीन अपने जानवरों की लिमिटेड मकदार में रख के उसकी मकदार पूरी कर दो। बाकी आप जो दूध लेने होते हैं वो स्टार्च से ले लो, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स
जो ख़ासकर इंस्ट एनर्जी सोर्सेज पे ना जाओ। आप अपने स्टार्च को, अपनी रूमेन को, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके, उसकी इफेक्टिव फाइबर को बैलेंस करके, जिस तरह मैं चला रहा था 55% फॉरेजेस पूरे सर्दियों में मैंने जो लिए 55% फॉरेजेस, ठीक है। तो उस और मैं जो हार्डली यूज़ का 45% जो कंसनट्रेट यूज़ कर रहा था, उसमें 7-7.5 किलो में मेज़ग्रेन यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह मैं जो कह रहा हूँ शायद किसी को ये मतलब उसकी सोच में ये बात आए या ना कि मैंने इस दफ़ा 70 रुपीज़ भी मिल्किंग प्लस नॉन मिल्किंग मिला के पर लीटर कास्ट ली है। फीडिंग कास्ट मिल्किंग प्लस नॉन मिल्किंग का मिला के, बच्चे भी सब मिला के 70, जी सर पे। उसमें इस टाइम 105 रुपये है मेरी, ठीक है। उसमें वजह क्या है, क्योंकि मैंने एनिमल ड्राई ज़्यादा की है। ड्राई से जुलाई से इस दफ़ा हमारी काविंग शुरू होगी, जो जिस तरह आपको पता है, ठीक है। दूसरा ये कि आप, एक तो मैंने एग्रीकल्चर बेस वाली बात की कि अपने राशन को सस्ता बनाओ, क्वालिटी वाला बनाओ, क्वालिटी फॉरेजेस से बनाओ और सस्ता बनाओ। वो आप कब बना सकते हो? वो आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब मिड ऑफ द सितंबर, यहाँ तक आप फॉरेजेस फीड पे ना जाओ। मई, जून, जुलाई, अगस्त में अगर आप फॉरेजेस फीड पे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स या वहाँ से जो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि वहाँ पर आपकी एनर्जी रिवर्स में चली जाती है, क्योंकि फॉरेजेस से एनिमल और भी हीट ज़्यादा महसूस करता है, तो हीट कम कम्बैट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जो असल दूध वाले दिन होते हैं और उन दिनों में और सर्दियाँ होती है तो एनिमल मोर फॉरेजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके हेल्थ पे कोई मसला नहीं होता, बल्कि आप कहते हो कि एनिमल हेल्थ और भी बराबर हो जाती है। एक चीज़ क्वेश्चन होगा जी, वो ये है कि जैसे आपने अल्फ़ा की बात की, लूसन की, तो लूसन जब आपने वो हेलेज खिलाया 7 kg तक, उसकी अगर 10 रुपये कॉस्ट आई तो आपको 70 रुपीज़ में पड़ा। जी। उसने 70 रुपीज़ आपने खर्च करके कितने रुपए बचाए इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन? उस वक्त वो 400 रुपये, 425 रुपये के इर्द गिर्द सोयाबीन था वहाँ पर। मतलब आपने तकरीबन कोई 350 रुपये पर जानवर कॉस्ट बचाया? नहीं, ज़्यादा, 400 रुपये 1 kg का हो गया। 1.8 kg में बता रहा हूँ, 1.5 से 1.8 के दरमियान मैं रिड्यूस कर रहा था उसके साथ। हाँ, तो वो अगर आप देखा जाए तो 500-600 के करीब बन जाते हैं वो पैसे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट मैटर करती है जब आप एक फार्म की कैलकुलेशंस करते हैं पर लीटर कास्ट में, ठीक है। सेकंड ये बताइए कि आपका जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो कितनी काउज जो हैं वो कितने फीडिंग कॉस्ट है? अच्छा सर इस दफ़ा मैं मैक्सिमम गया हो 2200 रुपये पे या 2250 पे, ठीक है। और उस 2250 रुपये पे मैं ले रहा था 42, 43, 44 बल्कि 46 तक एवरेज में गया हो, हाई ग्रुप का जो था सर। उसमें एक तो ये कि एग्रीकल्चर बेस करना, दूसरा ये, और एक अहम पॉइंट उसमें बचत का ब्रीड का भी होता है, ब्रीड की परफॉर्मेंस भी होती है। सपोज़ मैं एक फार्म का मैंने विज़िट किया, मैं नाम नहीं बताता हूँ, वहाँ पर 1900 उसकी कास्ट आ रही थी और 23 लीटर उसका एवरेज आ रहा था। मैं 2100 कास्ट करके 46 लीटर 43 लीटर एवरेज ले रहा था। तो वहाँ पर जिस तरह प्रैक्टिकल बंदा कंपैरिजन करके कि अच्छा ये तो सपोज़ अमेरिकन ब्रीड है तो बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी वो। और दूसरा चीज़ ये कि अमेरिकन से वैसे लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो फील्ड में थोड़ा सा नफरत टाइप करते कि नहीं ये एनिमल तकाते बहुत ज़्यादा है, ये वो है। मैं कहता हूँ कि भाई आप इनकी न्यूट्रिशन नहीं जानते हो ना तो कभी भी इनसे फ़ायदा नहीं लोगे। अच्छा सर, वो लास्ट में एक सेगमेंट रहता था इसका, क्योंकि हमने 3 जगह पे डिवाइड किया कि एक फार्म को आप किस तरह प्रॉफिटेबल बनाते हो। एक एग्रीकल्चर बेस करना जिससे आप क्वालिटी फॉरेजेस लगा के आप अपना प्रोटीन सोर्स जो सबसे ज़्यादा महंगी होती है फीड में वो रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप पर लीटर कास्ट कंट्रोल करेंगे अपने जानवरों का। एक तो ये 2 फ़ायदे, दूसरा ये कि उसके मोर फॉरेजेस बेस, क्योंकि एनिमल फॉरेज बेस ज़्यादा है, बाकी आप एनर्जी वगैरह उसकी पूरी करोगे क्वालिटी फॉरेजेस और अपना एनर्जी का सोर्स एक्स्ट्रा करके। दूसरा ये कि आप इसकी वजह से अपने टारगेट्स हासिल कर सकते हैं जो मेन फार्म की नीड है। उसमें यह कि एक हीफर है, सपोज़ आपके साथ है हीफर, वो 23 महीने उसकी एज हो गई, वो आपके पास 2 महीने 3 महीने की प्रेग्नेंट खड़ी है जिसको काविंग करना चाहिए। तो क्या हो गया
कि आपने एक्स्ट्रा 7-8 महीने आपके ऊपर ही कास्ट आती जाएगी और वो फार्मर इसको कीन ऑब्जर्वेशन से नहीं देखते। दूसरा ये कि आपका हर्ड कितना प्रेग्नेंट है, टोटल हर्ड आपका एक ब्रीडिंग के सीज़न में आपका कितना हर्ड प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपके पास फ्रेश एनिमल नहीं होंगे तो आप कहाँ से दूध ले लोगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जो मैं कहता हूँ मेन प्रॉफिट है कि आपका हर्ड 6 से कितना प्रेग्नेंट है। एक वच्छियाँ ही है मेरे ख्याल में जो सब फार्म का बैकबोन ही होता है, जो आपके कैश मनी होती है। एक तो होती है करंट फ्लो पे आप फ़ायदा, एक कैश मनी यहीं आपके पास जमा होती रहती है। तो उसकी अगर कोई कहे कि नहीं हमसे हीफर कोई ले नहीं रहा है, कभी कोई ये कहता है ना कि हीफर उस रेट पे सेल नहीं हो रहे, भाई क्वालिटी हीफर्स हर कोई चाहता है, क्वालिटी हीफर हर कोई लेगा, बाहर से कोई क्यों लेगा अगर आपके पास क्वालिटी हीफर्स है। सपोज़ क्वालिटी हीफर का मेरा मतलब ये है कि विद इन 13 मंथ्स अगर आपने 51-52 इंचेस उसकी हाइट ले ली, 370 से 400 kg उसने वेट ले ली, तो आपने उसका फ्रेम अच्छा किया। फ्रेम का रोल ही है मिल्क में, ना कि बल्कीनेस का। तो सर ये है कि ये 3 स्टेप्स अगर किसी ने अपने पूरे कर दिए, क्या कि अपने क्वालिटी फॉरेजेस बना दिए, क्वालिटी फॉरेजेस एग्रीकल्चर बेस करके क्वालिटी फॉरेजेस बना दिए, जिसकी वजह से उसने अपना पर लीटर कॉस्ट कंट्रोल कर लिया। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसने अपने टारगेट्स रिप्रोडक्शन के किस तरह अचीव किए, वो आप बेहतर जानते हैं। हम तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मेरा हर्ड इतना प्रेग्नेंट होगा तो मैं इतने मेरी काविंग आएगी, इतना मैं पुश करूँगा, इतना दूध लूँगा। वो टारगेट्स हम अपने मैनेजमेंटल उसके लिहाज से दे। बाकी रिप्रोडक्शन के लिहाज से आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह और न्यूट्रिशन के ज़रिए इस रिप्रोडक्शन को किस तरह बेहतर बनाया जाए। बहरहाल वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। बहरहाल हमने अचीव की है वो डॉक्टर साहब आपको पता है, जिस तरह वो आप थोड़ी सी उसको एलेबोरेट कर दें। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल चीज़ें शेयर की हैं। ये मैं कि पिछले दिनों से मैं भी सोच रहा था कि इन चीज़ों को ऐड किया जाए। क्वालिटी फॉरेज की बात इन्होंने की, बिल्कुल ठीक की। काफ़ी सारे ऐसे चारे हैं जिनकी प्रोटीन बहुत अच्छी है, जिनको आप लूसन जिनमें सर फहरिस्त है, तो उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि कैनोला और सोयाबीन का रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फर्दर उनका ड्राई मैटर बढ़ा के आप उसको हेलेज के तौर पर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके जैसे सेकंड चीज़ उन्होंने बताई कि उसके साथ साथ आपको जो टारगेट्स हैं वही प्रॉपरली अचीव करने चाहिए, और जो SOPs आपके फार्म पे बनी है उनको आप अचीव करें कि ये ना हो कि आपके पास खाने वाले ज़्यादा हों और दूध देने वाले और वो जानवर कम हो, तो फिर भी आपका फार्म जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो वो रिप्रोडक्शन से और वो बाकी चीज़ों से आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट से आप अचीव कर सकते हैं। तो इस टाइम डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जिस पे टॉपिक शुरू हुआ था वो ये कि क्या आपके मुताबिक इस टाइम भी आपका फार्म जून के अंदर बैठे हैं क्या प्रॉफिट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मिल्क? एसेट्स की बात छोड़ें जी। जून में ये है कि मैं जी मैं प्रॉफिट में था, ठीक है, और अच्छा मार्जिन था, ठीक है। और जून का मैं देख लूँगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम गाय अपनी ड्राई की है, तो मुझे जिस तरह लग रहा है कि मैं 50-50 होऊंगा, मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में होऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट काविंग जब जिस पैटर्न में हमारी होगी तो मैं कहते थ्रू आउट द ईयर अच्छे से अच्छे प्रॉफिट पे होऊंगा, इससे भी जितनी मैंने ली है। जी बिल्कुल, वो जो आखिरी क्वेश्चन था ना मेरा वो वही था जो सब फार्मर्स पूछते हैं। तो अगर इनका फार्म प्रॉफिट में है तो औरों का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके फार्म का मॉडल डिफरेंट है, आपका फार्म का अपने मॉडल देखना पड़ेगा, कितने एनिमल्स हैं, किस तरह के आप इंग्रेडिएंट परचेज़ कर रहे हैं, क्या रेट्स आपको मिल रहे हैं, फिर आपको उनको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, हार्ड की आपकी SOPs क्या बनाएंगे आप, उन सब को देखते हुए आपको भी अच्छे कंसल्टेंट से अपने फार्म मैनेजर से बैठ के ये बातचीत करनी चाहिए कि आप अपने फार्म को प्रॉफिटेबल फार्म कैसे बना सकते हैं इवन इन दिस सिचुएशन जबकि ज़्यादातर फार्म्स लॉस में हैं। तो इसके लिए फ़र्दर आपको कोई गाइडेंस भी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का जो सेशन है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। इस तरह के सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।